दोस्तों नमस्कार। सत्ता और सिस्टम की साठगांठ व्यवस्था को कैसे खोखला कर रही है, इस पर कभी सिविल सोसाइटी के लोग, अलग अलग रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता या नोबेल पुरस्कार विजेता तो सवाल उठाते ही रहते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन इस सत्ता और सिस्टम की कथित साठगांठ के मुद्दे पर अगर हाई कोर्ट के जज बेहद कड़ी टिप्पणी के साथ सामने आ जाए तो व्यवस्था के अंदर उत्पन्न हो रही सड़ांध का सार्वजनिक रूप से महसूस किया जाना लाजमी हो जाता है। ताजा वाकया उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने अधिकारियों को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। एक ऐसी टिप्पणी जो सीधे सीधे यूपी के कथित मॉडल को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मॉडल के तौर पर बेचने वाली जो व्यवस्था है, जो परंपरा चल पड़ी है, उस परंपरा पर सीधा सीधा सवालिया निशान भी है। जस्टिस विनोद दिवाकर ने साफ साफ अपनी टिप्पणी में कहा है कि अधिकारियों की लॉयल्टी, अधिकारियों की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होती है, न कि सत्ताधारी व्यवस्था के प्रति होती है। सत्ताधारी नेताओं की मन और इच्छा के साथ काम करने के लिए किसी भी अधिकारी की कोई लॉयल्टी नहीं होती है, लेकिन मौजूदा दौर में उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें देखी जा रही है। इसके साथ वो यहीं पर नहीं रुके, उनकी टिप्पणियों में जो अगली लाइनें हैं वो इस पूरी व्यवस्था को आईना दिखाने वाली लाइन है। साफ साफ वे कह रहे हैं कि सेलेक्टिव ट्रांसफर पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह की व्यवस्था बन चुकी है। एक ऐसी ट्रांसफर पोस्टिंग का सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में सत्ता की चापलूसी या सत्ता के करीब रहने वाले जो अधिकारी हैं, उन्हें कमिश्नरेट सिस्टम वाले जिले, खासकर पुलिस अधिकारियों के बारे में उनकी टिप्पणी है, कमिश्नरेट सिस्टम वाले जिले या दूसरे महत्वपूर्ण जिलों में उन्हें पोस्टिंग मिलती है। लेकिन जो अच्छे अधिकारी हैं, जो सत्ता के सिस्टम के बदले संविधान और रूल बुक के मुताबिक चलना पसंद करते हैं, उन्हें महत्वहीन जगहों पर बिठा दिया जाता है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है? लेकिन जरा इसके आगे जो उनकी टिप्पणियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे सिस्टम, डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी यानी लोकतंत्र को चुनाव तंत्र समझने वाली व्यवस्था पर एक गंभीर टिप्पणी है। वो टिप्पणी दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किलिंग, जी हां, वही इनकाउंटर मॉडल जिसकी चर्चा होती है, सेलेक्टिव क्रैकडाउन्स, बुलडोजर मॉडल इसे आप आसानी से कह सकते हैं, और इसके साथ साथ गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग, यानी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक मंशा के विरोध में लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाले लोगों को जो फंसाने की व्यवस्था है या एक परंपरा से चल पड़ी है, उसके ऊपर जस्टिस विनोद दिवाकर की सीधी टिप्पणी है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले की घटना है। एक खबर आई थी पूर्वांचल इलाके से, मिड डे मील में नमक रोटी दिया जा रहा था और उस खबर को एक स्थानीय संवाददाता ने चलाया तो उसे किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, यह पूरे देश ने देखा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इसकी निंदा की और तमाम घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई। कोरोना के दरमियान नदियों के किनारे से लाशों के दबे होने की खबरें जब सामने आई, वो और ज्यादा भयावह स्थिति थी। और रही बात इनकाउंटर पॉलिसी की, रही बात बुलडोजर पॉलिसी की, तो आप सबने देखा है कि कानपुर में दीक्षित परिवार की मां बेटी के साथ क्या हुआ था, किस तरह से वो बुलडोजर पॉलिसी के शिकार हुए थे। न्याय व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायिक तरीके से चलती है और जहां भी न्यायिक तरीके से व्यवस्था चलती है, वहां व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है और आगे बढ़ती है। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें संवैधानेतर तरीके से कानून का राज स्थापित करने की जो कोशिशें होती है, उसका कोई बड़ा लाभ इस दुनिया में न तो किसी को मिला है और न ही भारत के अंदर मिलने की गुंजाइश है। एक छोटा उदाहरण आपके सामने रखता हूं, क्योंकि उस उदाहरण के माध्यम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो शासन व्यवस्था का मॉडल, जिसे अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के प्रतीक के तौर पर दिखाया जा रहा है, क्या वाकई कभी राम राज्य को स्थापित कर सकता है। उदाहरण यह है, आप सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा अफ्रीका महाद्वीप में है। क्या नहीं अफ्रीका के पास सोना, चांदी, कोयला,
हीरा, सब कुछ उनके पास है। लेकिन ज्यादातर अफ्रीकी देश, अगर साउथ अफ्रीका जैसे एक दो देशों को छोड़ दें, ज्यादातर अफ्रीकी देशों में कभी भी ढंग से न तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मान्यताएं पनप पाई हैं और न ही दूसरी चीजें हो पाई है। इसके उलट यूरोप में ऐसा कुछ भी उतने बड़े प्राकृतिक संसाधन नहीं है, समृद्धि के उतने दूसरे साधन नहीं है। लेकिन अफ्रीका, भारत और तीसरी दुनिया के दूसरे देशों के संपदाओं का दोहन करके जो यूरोप खड़ा हुआ, काफी हद तक अमेरिका को भी आप कह सकते हैं कि खड़ा हुआ। आखिर वो कौन सी चीजें थी कि उन देशों में लोकतंत्र फला फूला, नागरिक समाज को फलने फूलने का अवसर मिला, और जिनके पास सब कुछ है वो पिछड़ते चले गए। जिनके पास सब कुछ है वहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, जैसे अफ्रीका के ज्यादातर देशों में। जिनके पास सब कुछ है यही बुलडोजर और तानाशाही वाला एक मॉडल है। जिनके पास सब कुछ है वहां डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी के लिए जगह नहीं है, और संविधान के मुताबिक शासन चलाने की प्रतिबद्धता की कमी है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी वो पूरी दुनिया में अंधे महादेश के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन यूरोप अगर तरक्की करके गया, चाहे मानव विकास सूचकांक का मामला हो या दूसरी तरक्की, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, तो उस तरक्की के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रति लोगों की वफादारी है। इसी सिस्टम के प्रति वफादारी के लिए उत्तर प्रदेश में जस्टिस विनोद दिवाकर को इतनी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी है। आखिर गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग की बातें वो क्यों कर रहे हैं? वो साफ साफ कह रहे हैं कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में पक्षपात जैसी चीजों की बू आ रही है। वो साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ पर सवालिया निशान है, कानून के राज पर सवालिया निशान है। वो साफ कह रहे हैं कि सत्ता के करीब रहने वाले अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग दी जा रही है। टिप्पणी तो उनकी ज्यादातर पुलिस महकमे के बारे में है, पुलिस विभाग के अधिकारियों के बारे में है, लेकिन क्या सिविलियन अधिकारियों के बारे में उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है? आप उड़ीसा की स्थिति देखें। आज ही खबर आई है कि एक ऐसे अधिकारी को जिन्हें 4-5 साल पहले रंगे हाथों लाखों की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, उन्हें राजस्व विभाग में पोस्टिंग दे दी गई है, बड़ी पोस्टिंग दे दी गई है। आप बंगाल की स्थिति को देखें। बंगाल के अंदर जो चुनाव आयुक्त बनाए गए थे, चुनाव अधिकारी, वो चुनाव अधिकारी चीफ सेक्रेटरी या किसी दूसरे बड़े पद पर बिठा दिए गए हैं सत्ता बदलते ही। और वहां सांसदों के साथ क्या हो रहा है आप सभी देख रहे हैं। गुजरात, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और 12 सालों तक वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उस राज्य में संजीव भट्ट जैसे आईपीएस अधिकारी के साथ कैसा सलूक हुआ? उस राज्य में एहसान जाफरी जैसे पूर्व सांसद के साथ कैसा सलूक हुआ? उस राज्य में बिल्किस बानो के साथ कैसा सलूक हुआ? और उस राज्य में रूल ऑफ लॉ की जगह कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था जिसे न्यूटन के तृतीय गति नियम से जोड़ने की भी कोशिशें हुई, उसके सहारे क्या वाकई एक नए भारत या नए गुजरात के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई? बिहार में नीतीश कुमार के 5 साल के शासनकाल को, खासकर 2005 से 10 के बाद का उनका भी शासन कोई उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन 5 से 10 के शासनकाल को बेहतर क्यों माना जाता है? क्या बिहार में कोई इनकाउंटर किलिंग हो रही थी? क्या बिहार में कोई बुलडोजर चल रहा था? जो 15 साल का कथित जंगल राज जिसे बताया जाता था लालू यादव राबड़ी देवी के शासनकाल को, उससे 5 सालों में नीतीश कुमार ने कैसे बदला था? इसलिए बदला था क्योंकि सबको सजा दिलाई गई, गवाहों को गनर दिए गए, तमाम लोग जो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे उनमें से ज्यादातर लोगों और खासकर बड़े माफियाओं को सजा हो गई और कानून का राज स्थापित हुआ था। कानून का डर बना था। न तो कोई बुलडोजर मॉडल आया, न तो कोई गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग हुआ, और न ही बिहार के अंदर कोई इनकाउंटर प्रोसेस शुरू हुआ था। आज इनकाउंटर का मामला चल रहा है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में इनकाउंटर मॉडल से सुधर गई है क्या? जो स्थिति 11 से 25 के दरमियान नीतीश कुमार के राज में थी, उससे तनिक भी सुधार आज पिछले 1-1.5 महीने के सम्राट चौधरी के शासनकाल में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ आपने देखा कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की कोशिशें शुरू हुई, लॉ एंड ऑर्डर क्या उत्तर प्रदेश में दुरुस्त हो गया? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही थी वो रुक गई?
कांवड़ यात्रा तक लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन कर पाने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा था। पूर्वांचल में जिस ढंग की घटनाएं हुई, क्या वो रुक गई? बुंदेलखंड में जो घटनाएं हुई, क्या वो रुक गई? कारण यही है कि इनकाउंटर मॉडल से और बाकी जिस जिस ढंग की परिस्थितियां यूपी में है और जिसके ऊपर जस्टिस विनोद दिवाकर टिप्पणी कर रहे हैं, उससे परिस्थितियां बदली नहीं बल्कि चीजें यथावत रही। बिहार में भी लालू यादव के राज में बड़े से बड़े माफिया मारे गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया क्या? बड़े से बड़े माफियाओं का अंत लालू यादव के शासनकाल में बिहार में हुआ था। कोई परिस्थिति नहीं बदली थी। सवाल यह है कि जस्टिस विनोद दिवाकर जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये अलग बात है उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया गैंगस्टर एक्ट को लेकर के, क्योंकि उनकी टिप्पणी है और गैंगस्टर एक्ट पर भी उन्होंने यूपी में सवालिया निशान उठाया है कि सेलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, अपने राजनीतिक विरोधियों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा इशारा उन्होंने किया है। और उसको लेकर उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट 1986 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, लिहाजा उन्होंने कोई फैसला देना उचित नहीं समझा, क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है वहां हाई कोर्ट का फैसला देना बहुत उचित भी नहीं होता। लेकिन इस देश के लोकतंत्र में एक दौर ऐसा भी था कि हाई कोर्ट की टिप्पणियों को भी या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को भी एक जजमेंट की तरह माना जाता था। बिहार में जंगल राज टर्म कहां से आया था? हाई कोर्ट की एक टिप्पणी से आया था, और वो जंगल राज टर्म आज तक चलता है। ये अलग बात है कि वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गतिविधियों के ऊपर आया था, न कि बिहार सरकार के ऊपर, लेकिन वो टर्म आज तक चलता है। ठीक इसी तरीके से गुजरात को लेकर जो सवाल उठे, गुजरात के न्यायिक आदेशों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक विद्वान न्यायाधीश महोदय ने साफ साफ कहा कि आजकल गुजरात के न्यायालयों से आने वाले फैसले बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तंज भरे अंदाज में इंटरेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया था। राहुल गांधी का मामला था, जब राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम सजा देकर उनकी संसद की सदस्यता तक रद्द करवा दी गई थी। ऐसे दौर में, एक ऐसे दौर में जहां उमर खालिद के बेल पिटीशन की सुनवाई लंबे समय तक नहीं होती है, एक ऐसे दौर में जहां न्यायिक स्वतंत्रता पर कई सारे लोग, प्रशांत भूषण से लेकर कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, उस दौर में जस्टिस विनोद दिवाकर ने यदि हिम्मत दिखाई है तो सवाल यह भी उठता है कि क्या विनोद दिवाकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे? क्या इस देश को चीफ जस्टिस के रूप में कभी विनोद दिवाकर देखने को मिलेंगे? न्यायपालिका सक्षम अधिकारियों से चलती है, कार्यपालिका सक्षम अधिकारियों से चलती है, और विधायिका भी सक्षम नेताओं से चलती है, स्टेट्समैन से चलती है। मौजूदा दौर में क्या व्यवस्था के तीनों अंग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की तरह ही हो गए? यह सवाल बड़ा गंभीर सवाल है, और उत्तर प्रदेश के मामले में जिस ढंग की टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश के शासन के मामले में अब बहुत कुछ कहने के लिए हम पत्रकारों के पास भी नहीं बचता, क्योंकि न्यायालय ही जब साफ साफ इन सब बातों को कह रहा है तो भला हम कौन होते हैं उसमें अपनी तरफ से चीजों को जोड़ने वाले? न्यायालय ही साफ साफ कह रहा है, और तब कह रहा है। आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई कानून का उल्लंघन करता हुआ, किसी एक मामले में उन्होंने कहा था, पाया जाएगा तो अगले चौक पर, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बिना न्यायालय के वाकई किसी को यमराज के यहां पहुंचा देना कहां तक उचित है? बिना न्यायिक प्रक्रिया के ये कहां तक उचित है? मिट्टी में मिला देने की बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुखार बिंद से ही निकली थी। तो क्या मिट्टी में मिला देने का किसी भी माफिया को, किसी भी कथित माफिया को मिट्टी में मिला देने का अधिकार व्यवस्था को हासिल हो जाता है? न्यायपालिका के सिवा किसी को यह अधिकार नहीं है, और सवाल यही उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब ट्रांसफर पोस्टिंग और अच्छी पोस्टिंग, जिम्मेदार पोस्टिंग, जहां से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम जरूरी वहां ताकत जहां पर मिलती है, वहां पर यदि सत्ता के करीबी अधिकारियों को करीबी देखकर, या कुछ लोगों के आरोपों की माने तो जाति देखकर, या कुछ और कारण देखकर यदि नियुक्त किया जाता है, तो व्यवस्था के अंदर इस तरह की सड़ान आना स्वाभाविक है, जिससे किसी न किसी जज को तो टिप्पणी करना ही था, और वो जो अंदेशा जताया जा रहा था आज वो सामने आ गया है।
देखते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से यूपी तक, दिल्ली में मोदी और अमित शाह और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। इसी बीच में आपने देखा शंकराचार्य के साथ भी दुर्व्यवहार की खबरें आई। दुर्व्यवहार और कानून व्यवस्था को डंडे से, एट्रोसिटी के माध्यम से, नागरिक अधिकारों को कुचल कर यदि ठीक करने की मंशा कहीं पाल ली जाए तो फिर भगवान ही मालिक है कि क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा, क्या वाकई कानून का राज स्थापित हो पाएगा, क्या वाकई रूल ऑफ लॉ के लिए कोई जगह बनेगी, और क्या वाकई मानवाधिकार नाम की चीज उस राज्य में बनी रह पाएगी। इसी सवाल पर आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल देखते जाइए कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और कौन कौन सी चीजें न्यायिक आदेशों के और टिप्पणियों के माध्यम से आगे सामने आती है, और कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देती है जिसमें सत्ता अपनी तरफ से इस तरह की टिप्पणियों का संज्ञान लेती हुई भी नजर आती है। ये वही उत्तर प्रदेश है ना, जहां लंबे समय तक डीजीपी को परमानेंट डीजीपी का प्रभार नहीं मिला। कई कई डीजीपी लगातार कार्यवाहक बने और कार्यवाहक में ही रिटायर हो गए, इसलिए कि दिल्ली और लखनऊ के बीच तनातनी चरम पर थी। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तनातनी का चरम पर होना भला लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। व्यवस्था पर, सत्ता पर और न्यायिक आदेशों के आईने में तो ये और बड़ा हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।